नमस्कार। आज हम अफ्रीका के नक्शे पर एक खास जगह पर अपनी नजरें टिका रहे हैं, कॉन्गो गणराज्य। हाँ हाँ बिल्कुल। और इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, शायद एक जरूरी बात साफ कर देना अच्छा रहेगा। हाँ, कौन सी? कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी, जिसे कॉन्गो किंशासा भी कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अलग देश हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है ना। आज हमारी पड़ताल का विषय है कॉन्गो गणराज्य, राजधानी ब्राज़ाविल। इसीलिए इसे कॉन्गो ब्राज़ाविल भी कह देते हैं। हाँ। और कमाल की बात देखिए, ये दोनों देश, दोनों कॉन्गो, वो विशाल कॉन्गो नदी के आमने सामने बसे हैं, बिल्कुल पड़ोसी। हाँ, नदी के दोनों किनारों पर। और हमारी आज की ये बातचीत ये कुछ दस्तावेजों पर आधारित है, जिनका शीर्षक है कॉन्गो गणराज्य विस्तृत अवलोकन। अच्छा। ये दस्तावेज हमें इस देश की एक मतलब संक्षिप्त लेकिन काफी ठीक-ठाक और व्यापक तस्वीर दिखाते हैं। तो हमारा इरादा है इन दस्तावेजों से वो खास जानकारी निकालना, वो नजरिए सामने लाना, जिससे हमें कॉन्गो गणराज्य की जमीन, मतलब भूगोल, उसका इतिहास, समाज, शासन, अर्थव्यवस्था, इन सब की एक साफ समझ मिल सके। हाँ, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। कहाँ से शुरू करें? भूगोल से कैसा रहेगा? हाँ, भूगोल हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि वो बहुत कुछ तय करता है ना। तो जैसा आपने कहा, कॉन्गो गणराज्य मध्य अफ्रीका में है, राजधानी ब्राज़ाविल। इसके पड़ोसियों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। पश्चिम में गैबोन है, उत्तर पश्चिम में कैमरून, फिर उत्तर पूर्व में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। काफी सारे देश हैं आसपास। हाँ, और पूर्व और दक्षिण में तो वो विशाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ही, और दक्षिण पश्चिम में अंगोला का एक छोटा सा हिस्सा भी लगता है, कैबिंडा वाला। अच्छा, कैबिंडा एक्सक्लेव। तो ये तो काफी मिली जुली सीमाएं हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय राजनीति और व्यापार के लिहाज से इसकी लोकेशन काफी अहम हो जाती होगी, खासकर डीआरसी के साथ, वो भी नदी के उस पार। निश्चित रूप से लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, और सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, देश के अंदर की भौगोलिक बनावट भी खास है। एक तो वो शक्तिशाली कांगो नदी है ही, जो परिवहन और जीवन का आधार है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। फिर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है। ये जंगल जबरदस्त जैव विविधता वाले। और पश्चिम में अटलांटिक महासागर के साथ एक तटीय पट्टी भी है, छोटी सी पर है। तो मतलब 3 अलग अलग तरह के लैंडस्केप एक ही देश में, नदी भी, जंगल भी और समुद्र तट भी। इसका असर वहां के जीवन और अर्थव्यवस्था पर तो पड़ता ही होगा, जाहिर है। बिल्कुल। नदी परिवहन देती है, खासकर ब्राज़ाविल और उस पार किंशासा के बीच। जंगल से लकड़ी जैसे संसाधन मिलते हैं, हालांकि उनका टिकाऊ प्रबंधन वो एक चुनौती है। हाँ वो तो है। और तट वो व्यापार और बाहरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता है, खासकर तेल निर्यात के लिए, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये विविधता, ये देश की क्षमता भी है और चुनौती भी। सही बात है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं इसके बारे में? जानकारी के मुताबिक इसका औपनिवेशिक अतीत फ्रांस से जुड़ा है। हाँ सही है। 19वीं सेंचुरी के अंत में ये क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण में आया और इसे फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका का हिस्सा बनाया गया। बाद में इसे फ्रेंच कॉन्गो कहा जाने लगा। अच्छा। ये औपनिवेशिक दौर लगभग 80 साल चला। और फिर आज़ादी 15 अगस्त 1960 को, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है। लेकिन क्या आज़ादी के बाद सब ठीक हो गया? अक्सर ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का रास्ता काफी पथरीला रहा है। देश ने राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर देखा, बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव मतलब किस तरह के? मतलब कई बार सरकारों का तख्ता पलट हुआ, कुछ सैन्य शासन भी आए, बीच में एक दलीय व्यवस्था और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रयोग भी हुए। तो ये सब राजनीतिक प्रयोगों और अस्थिरता का समय था। काफी उथल पुथल रही मतलब। और 1990 के दशक में गृह युद्ध का भी जिक्र है। ये तो और भी गंभीर दौर रहा होगा। हाँ, वो दशक विशेष रूप से विनाशकारी था। दस्तावेजों में इशारा है कि ये संघर्ष जातीय और राजनीतिक, मतलब दोनों तरह की प्रतिद्वंदिता का मिलाजुला रूप था, और इसने देश को काफी पीछे धकेल दिया। नुकसान तो हुआ ही होगा। बहुत। हजारों जानें गईं और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इस संघर्ष के निशान शायद आज भी कहीं न कहीं मौजूद होंगे। तो आज की राजनीतिक स्थिति क्या है? स्रोत कहते हैं कि कागज पर तो लोकतंत्र है, लेकिन सत्ता लंबे समय से एक ही व्यक्ति के हाथ में है, राष्ट्रपति डेनिस सासू नुंगवसो, जो पहले भी सत्ता में रह चुके हैं। ये स्थिति थोड़ी विरोधाभासी सी लगती है। हाँ, ये एक जटिल स्थिति है जिसका जिक्र स्रोतों में भी है।
एक तरफ देखिए तो लंबे शासन ने गृह युद्ध के बाद एक तरह की राजनीतिक स्थिरता जरूर लाई है, वो हिंसा का दौर पीछे छूटा है। हाँ, ये तो सकारात्मक बात हुई। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, वो इसे सत्तावादी शासन मानते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रताएं वो सीमित है। अच्छा। तो ये स्थिरता बनाम लोकतंत्र की बहस वाला मामला है जो हमें कई अफ्रीकी देशों में दिखता है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब जरा लोगों और उनकी संस्कृति की बात करें। आबादी लगभग 60 लाख बताई गई है ना? हाँ। और क्या ये सब एक जैसे हैं या विविधता है वहाँ? काफी विविधता है। आबादी बहुत घनी नहीं है, ज्यादातर दक्षिणी हिस्से में या तट के पास रहती है। दस्तावेज बताते हैं कि कई जातीय समूह हैं। कौन कौन से मुख्य हैं? प्रमुख हैं कॉन्गो, ये दक्षिण में है और ब्राज़ाविल के आसपास केंद्रित हैं। फिर संघा है उत्तर में और मोबोशी भी उत्तर में है, राष्ट्रपति के गृह क्षेत्र के आसपास। टेके समूह भी महत्वपूर्ण है। तो हाँ, काफी विविधता है। और भाषा, क्या फ्रेंच ही चलती है या स्थानीय भाषाएं भी हैं? ऑफिशियल तो फ्रेंच होगी शायद। हाँ, फ्रेंच आधिकारिक भाषा है, वो औपनिवेशिक काल की विरासत है। शिक्षा और प्रशासन में उसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन आम बोलचाल में? हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में कई स्थानीय भाषाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर किटुबा। ये एक क्रियोल भाषा है जो कोंगो पर आधारित है, और लिंगाला जो नदी के किनारे और उत्तर में बोली जाती है। ये दोनों लिंगुआ फ्रंका यानी संपर्क भाषा का काम करती हैं। लोग आपस में इन्हीं में बात करते हैं ज्यादातर। ये भाषाई विविधता दिलचस्प है। मतलब फ्रेंच के साथ साथ ये भाषाएं भी खूब चलती हैं। और धर्म? धर्म में ईसाई धर्म प्रमुख है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शाखाएं हैं, लेकिन पारंपरिक अफ्रीकी आस्थाओं का प्रभाव भी काफी मजबूत है। अक्सर लोग ईसाई धर्म के साथ साथ अपनी पारंपरिक रीतियों को भी मानते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, मिला जुला सा। और संस्कृति के रंग, क्या कुछ खास है जो स्रोतों में उभर कर आता है? संगीत, कला? हाँ, दस्तावेज खास तौर पर संगीत और नृत्य की जीवंतता का जिक्र करते हैं। कोंगोलीज संगीत, खासकर रूम्बा और उसके बाद के रूप जैसे सुकुस। अरे हाँ, कोंगोलीज रूम्बा। हाँ, उसने तो पूरे अफ्रीका और दुनिया में धूम मचाई है। किंशासा, DRC के साथ साथ ब्राज़ाविल भी इस संगीत का एक बड़ा केंद्र रहा है। बहुत जीवंत है वहाँ का संगीत। हाँ, सुना है मैंने। और कला के बारे में कुछ? लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग्स का जिक्र मिलता है। ये सिर्फ सजावटी सामान नहीं होते। अच्छा, हाँ, बल्कि उनके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। अलग अलग समूहों की अपनी विशिष्ट शैलियाँ होती हैं जो उनकी पहचान का हिस्सा हैं। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो संस्कृति के लिहाज से तो देश काफी समृद्ध लगता है। संगीत, कला, वाह। अच्छा, वापस शासन और राजनीति पर आते हैं, जहां हमने वो स्थिरता और लोकतंत्र के बीच की कश्मकश की बात की थी। स्रोत लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में और क्या बताते हैं? मतलब क्या दिक्कतें हैं? दस्तावेज इशारा करते हैं कि चुनाव तो होते हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। ओके। राजनीतिक विपक्ष के लिए काम करना आसान नहीं है। इसके अलावा मीडिया की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति पर भी चिंताएं जताई गई हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार आलोचना को लेकर ज्यादा सहिष्णु नहीं है। तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है, जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, ये स्थिरता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बने? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि लोग इसे कैसे देखते हैं, आम जनता? स्रोत सीधे तौर पर आम लोगों की राय तो नहीं बताते, लेकिन वो इस तनाव को उजागर जरूर करते हैं। देखिए, एक तरफ दशकों की अस्थिरता और गृह युद्ध के बाद शांति और स्थिरता की चाहत है, जाहिर है, जिसे मौजूदा सरकार बनाए रखने का दावा करती है। दूसरी तरफ ज्यादा राजनीतिक खुलेपन, बेहतर मानवाधिकार और खासकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग भी है। तो ये एक मुश्किल संतुलन है, बहुत मुश्किल। और इसी से जुड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था का मुद्दा। अगर राजनीतिक माहौल चुनौतीपूर्ण है तो आर्थिक हालात कैसे हैं? स्रोत कहते हैं कि तेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। ये सही है? हाँ, ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सच है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। कॉन्गो गणराज्य उप सहारा अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। अच्छा, प्रमुख उत्पादकों में से? हाँ, राष्ट्रीय आय और निर्यात का बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। लकड़ी दूसरा महत्वपूर्ण निर्यात है और कृषि भी है, लेकिन वो ज्यादातर घरेलू जरूरतें ही पूरी करती है। लेकिन तेल की ये दौलत, क्या ये आम लोगों तक पहुंचती है? क्योंकि स्रोत गरीबी और बेरोजगारी का भी जिक्र करते हैं। ये विरोधाभास क्यों? यहीं पर वो संसाधन अभिशाप वाली बात सामने आती है, जिसका जिक्र अक्सर ऐसे देशों के लिए होता है। संसाधन अभिशाप, रिसोर्स कर्स। हाँ,
दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि तेल से होने वाली आय का वितरण समान नहीं है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बताई गई है। ओह, नतीजा ये होता है कि देश अमीर होते हुए भी मतलब कागज पर उसकी बड़ी आबादी गरीबी में जीती है। और एक और बात, तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव का सीधा और गहरा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे ये और भी अस्थिर हो जाती है। तो क्या इस निर्भरता को कम करने की कोई कोशिश हो रही है? मतलब सरकार कुछ कर रही है? हाँ, जानकारी के मुताबिक सरकार अर्थव्यवस्था में विविधता लाने यानी डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रही है। कृषि, खनन, तेल के अलावा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विकसित करने की बात कही जा रही है। निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सब करना आसान नहीं होता, खासकर जब संस्थागत कमजोरियां हों और तेल का पैसा आसानी से आता रहे, तो फिर दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हैं। आपने पर्यटन का जिक्र किया। क्या कांगो गणराज्य में घूमने फिरने के लिहाज से कुछ खास हैं? क्या वहां जाया जा सकता है? स्रोत बताते हैं कि पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि ये सेक्टर अभी बहुत विकसित नहीं है, मतलब प्रतिभा तो है। क्या है खास? सबसे बड़ा आकर्षण शायद ओड्जा कोकोआ नेशनल पार्क है। ये अफ्रीका के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है और पश्चिमी लोलैंड गोरिल्ला। हाँ, और वन हाथियों की बड़ी आबादी के लिए मशहूर है। ये एक बहुत ही खास और अनछुआ प्राकृतिक खजाना है, सच में। गोरिल्ला और हाथी, ये तो वाकई रोमांचक लगता है। और कुछ? कांगो नदी पर नाव यात्रा या क्रूज का भी जिक्र है, खासकर ब्राज़ाविल और उस पार डीआरसी की राजधानी किंशासा के बीच का नज़ारा। ये दुनिया की 2 सबसे करीबी राजधानियां हैं, नदी के आमने सामने। हाँ, ये तो अनोखी बात है। तो नदी से उन्हें देखना एक अलग अनुभव देता है। इसके अलावा देश के वर्षावन, वन्य जीव और जो स्थानीय संस्कृति की हमने बात की, वो भी इस साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को खींच सकते हैं। लेकिन अगर ये सेक्टर विकसित नहीं है, जैसा आपने कहा, तो उसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल, परिवहन वगैरह शायद उतने अच्छे ना हों। ये भी एक मुद्दा होगा। हाँ, ये एक चुनौती है जिसका जिक्र दस्तावेजों में सीधे तौर पर न सही, परोक्ष रूप से तो है ही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता काफी नहीं होती है ना, उसके लिए जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा का होना भी जरूरी है। इसमें अभी निवेश और विकास की काफी जरूरत है। समझ गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो कांगो गणराज्य की कहानी कैसी दिखती है? एक निचोड़ क्या है? ये एक मिली-जुली बल्कि कहें कि विरोधाभासों से भरी कहानी है। एक तरफ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, खासकर तेल, एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन है, एक जीवन संस्कृति है और अद्भुत जैव विविधता है। ये सब इसकी ताकत है, इसकी पूंजी है। और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू? दूसरी तरफ राजनीतिक चुनौतियां हैं। स्थिरता तो है, लेकिन क्या वो लोकतांत्रिक स्थिरता है, ये सवाल है। आर्थिक असमानता बहुत है, तेल की अमीरी के बावजूद व्यापक गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी संस्थागत कमजोरियां हैं। और अर्थव्यवस्था का एक ही चीज यानी तेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना, ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। तो स्रोतों से ये साफ है कि देश में क्षमता तो बहुत है, अपार क्षमता है, लेकिन कई बाधाएं भी हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर देश अपनी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाता है, खासकर शासन में सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने जैसी चीजें, तो वो अफ्रीका के नक्शे पर एक ज्यादा मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। संभावनाएं मौजूद हैं, जरूरत है उन्हें हकीकत में बदलने की, सही नीतियों और इच्छा शक्ति की। तो इन सब का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि कांगो गणराज्य की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये तो कई विकासशील देशों के सामने जो दुविधाएं हैं, जो अवसर हैं, उनका आईना सी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी है कि कैसे प्राकृतिक वरदान कभी-कभी अभिशाप जैसा बन जाता है, कैसे इतिहास का बोझ वर्तमान को प्रभावित करता है और कैसे बाहरी दुनिया के प्रभाव जैसे तेल की कीमतें या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंदरूनी चुनौतियां जैसे शासन और असमानता मिलकर किसी देश की किस्मत तय करते हैं। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसपे शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। भविष्य में कांगो गणराज्य अपनी असली क्षमता को कैसे खोल सकता है? हाउ कैन इट अनलॉक इट्स पोटेंशियल? यही $1 मिलियन प्रश्न है ना? क्या वो अपनी तेल पर निर्भरता कम कर पाएगा? क्या वो अपनी अद्भुत जैव विविधता और सांस्कृतिक संपदा का लाभ उठा पाएगा?
वो भी टिकाऊ तरीके से, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। हाँ, ये जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो शासन और मानवाधिकारों की चुनौतियों से निपटते हुए ऐसा कर पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कांगो गणराज्य कौन सा रास्ता चुनता है।